डियर स्टूडेंट्स, आज जिस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे वो 12th की इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है द इंटरव्यू, जिसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। लेट्स नो अबाउट द ऑथर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 was a student of history at Peterhouse, Cambridge. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 पीटर हाउस, कैम्ब्रिज में इतिहास के छात्र थे। He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. उन्होंने 10 वर्षों तक प्राइवेट आई के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया और वैनिटी फेयर के लिए विशेष लेख लिखे हैं। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. निम्नलिखित अंश द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज इन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे की उनकी प्रस्तावना से लिया गया है। Now let's start the chapter. Heart Eye. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. लगभग 130 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले अपने आविष्कार के बाद से साक्षात्कार पत्रकारिता का एक आम हिस्सा बन गया है। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. आज लगभग हर साक्षर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी कोई साक्षात्कार अवश्य पढ़ा होगा, जबकि दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में कई हजार प्रसिद्ध हस्तियों का साक्षात्कार लिया जा चुका है, जिनमें से कुछ का बार बार साक्षात्कार हुआ है। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits, vary considerably. इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि साक्षात्कार के बारे में, इसके कार्यों, तरीकों और गुणों के बारे में विचार काफी भिन्न हैं। Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth, and in its practice an art. कुछ लोग इसके बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर दावे कर सकते हैं कि अपने उच्चतम रूप में यह सत्य का स्रोत है और इसके व्यवहार में एक कला है। Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives, or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul. अन्य लोग, आमतौर पर वे मशहूर हस्तियां जो खुद को इसका शिकार मानती हैं, साक्षात्कार को अपने जीवन में एक अनुचित दखलंदाजी समझकर इससे घृणा कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि यह किसी न किसी तरह उन्हें छोटा करता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ आदिम संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि कोई किसी की तस्वीर खींचता है तो वह उस व्यक्ति की आत्मा चुरा रहा होता है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. V.S. नायपॉल महसूस करते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कारों से घायल हो जाते हैं और अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा खो देते हैं। Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लुईस कैरोल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें साक्षात्कारकर्ता से एक न्यायसंगत भय था और उन्होंने कभी साक्षात्कार देने की सहमति नहीं दी। It was his horror of being lionized,
which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. यह उनका बहुत अधिक महत्व दिए जाने, प्रसिद्धि का डर ही था जिसने उन्हें भावी परिचितों, साक्षात्कारकर्ताओं और ऑटोग्राफ के लिए लगातार आग्रह करने वालों को खुद से दूर रखने पर मजबूर किया, और बाद में वे बड़े संतोष और मनोरंजन के साथ ऐसे सभी लोगों को चुप कराने में अपनी सफलता की कहानियां सुनाया करते थे. रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ता के प्रति कहीं अधिक निंदात्मक और घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया. His wife, Caroline, writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. उनकी पत्नी कैरोलीन 14 अक्टूबर 1892 की अपनी डायरी में लिखती हैं कि बोस्टन से आए दो संवाददाताओं ने उनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral." वह अपने पति द्वारा संवाददाताओं से कही गई बात को रिपोर्ट करती हैं, मैं साक्षात्कार देने से मना क्यों करता हूं? क्योंकि यह अनैतिक है. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. यह एक अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध जितना कि मेरे ऊपर किया गया कोई शारीरिक हमला या आक्रमण, और यह उतना ही दंडनीय भी है. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. यह कायरतापूर्ण और नीचतापूर्ण कार्य है. कोई भी सम्मानित व्यक्ति न तो इसकी मांग करेगा, और देने की बात तो और भी बहुत दूर की है. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. तथापि किपलिंग ने खुद कुछ ही वर्ष पहले मार्क ट्वेन पर ऐसा ही एक आक्रमण साक्षात्कार किया था. H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. वेल्स ने 1894 के एक साक्षात्कार में साक्षात्कार की कठिन परीक्षा का उल्लेख किया था, लेकिन वे अक्सर साक्षात्कार देते रहते थे, और 40 वर्ष बाद उन्होंने खुद को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. सॉल बेलो, जिन्होंने कई अवसरों पर साक्षात्कार देना स्वीकार किया था, ने फिर भी एक बार साक्षात्कारों को अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा, गला दबाए जाने जैसा बताया था. Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. फिर भी साक्षात्कार के इन दोषों के बावजूद यह संचार का एक अत्यंत उपयोगी माध्यम है. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews, Dennis Bryan has written. डेनिस ब्रायन ने लिखा है, आज के दिनों में किसी भी अन्य समय की तुलना में हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमारी सबसे स्पष्ट और सजीव धारणाएं साक्षात्कारों के माध्यम से ही बनती हैं. Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. लगभग हर महत्वपूर्ण बात हम तक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने के माध्यम से ही पहुंचती है.
Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. इस वजह से साक्षात्कारकर्ता अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है। Part 2. I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco. मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूं जो रविवार को उपन्यास लिखता हूं। Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. निम्नलिखित अंश अंबर्टो इको के एक साक्षात्कार का उद्धरण है। The interviewer is मुकुंद पद्मनाभन from The Hindu. साक्षात्कारकर्ता द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन हैं। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबर्टो इको कथा साहित्य उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले ही लक्षण शास्त्र, चिन्हों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक महान विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट्स, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक ग्रंथ, निबंध, बच्चों की किताबें, समाचार पत्र के लेखों के द्वारा लिखित साहित्य अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से विशाल और व्यापक है। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ, जिसकी 1 करोड़ 10 मिलियन से भी अधिक प्रतियां बिकी, उन्हें एक बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज once remarked, I can't understand how one man can do all the things he, Eco, does. मुकुंद कहते हैं कि अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मैं समझ नहीं पाता कि किस तरह एक ही व्यक्ति वह सब काम कर सकता है जो वह इको करता है। Umberto Eco, maybe I give the impression of doing many things. Umberto Eco कहते हैं कि हो सकता है कि मैं बहुत सी चीजें करने का भ्रम या आभास पैदा करता हूँ। But in the end, I am convinced I am always doing the same thing. परंतु अंत में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा होता हूं। मुकुंद, which is? मुकुंद कहते हैं कि वह कौन सा काम है। Umberto Eco, now that is more difficult to explain. Umberto Eco कहते हैं कि अब इसे समझाना थोड़ा अधिक कठिन है। I have some philosophical interests, and I pursue them through my academic work and my novels. मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और मैं उन्हें अपने शैक्षणिक कार्यों और अपने उपन्यासों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करता हूं। Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical, philosophical interests. यहाँ तक कि बच्चों के लिए लिखी मेरी पुस्तकें भी अहिंसा और शांति के बारे में हैं। आप देख सकते हैं, वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरा एक रहस्य भी है। Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms? क्या आपको पता है कि यदि ब्रह्मांड से सारे खाली स्थानों को हटा दिया जाए, सभी परमाणुओं के बीच के खाली स्थानों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा?
The universe will become as big as my fist. यह पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी जितना छोटा हो जाएगा. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं. I call them interstices. मैं इन्हें interstices अंतराल या खाली जगह कहता हूं. Say you are coming over to my place. मान लीजिए कि आप मेरे घर आ रहे हैं. You are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. आप एक लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर की ओर आ रहे हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं. This is an interstice, an empty space. यह एक अंतराल है, एक खाली जगह है. I work in empty spaces. मैं इन्हीं खाली जगहों में काम करता हूं. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. Laughs. पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक आपकी लिफ्ट के ऊपर आने की प्रतीक्षा करते समय मैं पहले ही एक लेख लिख चुका होता हूं. हंसते हैं. मुकुंद, not everyone can do that of course. मुकुंद कहते हैं कि बेशक हर कोई ऐसा नहीं कर सकता. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. आपके गैर काल्पनिक, अकाल्पनिक लेखन और विद्वत्तापूर्ण कार्यों में एक विशेष विनोदपूर्ण और व्यक्तिगत गुण है. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. यह एक नियमित अकादमिक शैली से स्पष्ट रूप से अलग है जो हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से परे और अक्सर शुष्क तथा उबाऊ होती है. Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? क्या आपने जानबूझकर इस अनौपचारिक दृष्टिकोण को अपनाया है या यह कोई ऐसी चीज है जो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर आ गई? Umberto Eco, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end, they put the conclusions. Umberto Eco कहते हैं कि जब मैंने इटली में अपना पहला डॉक्टरेट का शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, तो वहां के एक प्रोफेसर ने कहा था, विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वे कई गलत परिकल्पनाएं बनाते हैं, फिर उन्हें सुधारते हैं और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. इसके विपरीत आपने अपने शोध की कहानी सुनाई है, यहाँ तक कि अपने प्रयासों और अपनी गलतियों व असफलताओं को भी इसमें शामिल किया है. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. उसी समय उन्होंने यह स्वीकार किया कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, जिसका अर्थ था कि उन्होंने इसकी सराहना की. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done by telling the story of the research. उस समय 22 वर्ष की आयु में मैं समझ गया था कि विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें उसी तरह लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी शोध की कहानी कहते हुए. This is why my essays always have a narrative aspect. यही कारण है कि मेरे निबंधों में हमेशा एक कथात्मक या कहानी जैसा पहलू होता है. And this is why probably I started writing narratives, novels, so late at the age of 50, more or less.
और शायद यही कारण है कि मैंने इतनी देर से कथा साहित्य उपन्यास लिखना शुरू किया, लगभग 50 वर्ष की आयु में। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. मुझे याद है कि मेरा प्रिय मित्र रोलैंड बार्थेस हमेशा इस बात से निराश रहता था कि वह केवल एक निबंधकार था, उपन्यासकार नहीं। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. वह किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। I never felt this kind of frustration. मैंने कभी इस प्रकार की निराशा या कुंठा महसूस नहीं की। I started writing novels by accident. मैंने उपन्यास लिखना महज एक संयोग से शुरू किया था। I had nothing to do one day and so I started. एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। Novels probably satisfied my taste for narration. उपन्यासों ने संभवतः कहानी कहने की मेरी रुचि को संतुष्ट किया। मुकुंद talking about novels, from being a famous academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. मुकुंद कहते हैं कि उपन्यासों की बात करें तो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद होने के साथ साथ आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद असाधारण रूप से प्रसिद्ध हो गए। You've written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. आपने अपने कई विद्वत्तापूर्ण गैर काल्पनिक कार्यों की तुलना में केवल 5 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से गैर काल्पनिक रचनाएं कम से कम 20 से अधिक हैं। अम्बर्टो इको ओवर 40। अम्बर्टो इको कहते हैं कि 40 से भी अधिक। मुकुंद ओवर 40। Among them a seminal piece of work on semiotics. मुकुंद कहते हैं कि 40 से अधिक। उनमें लक्षण शास्त्र सेमोटिक्स पर किया गया एक अत्यंत प्रभावशाली और मौलिक कार्य भी शामिल है। But ask most people about Umberto Eco and they will say, "Oh, he's the novelist." Does that bother you? लेकिन अधिकांश लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछिए तो वे कहेंगे, अरे वह तो एक उपन्यासकार हैं, क्या यह बात आपको परेशान करती है? Umberto Eco, yes. Because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं खुद को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूं जो केवल रविवार को उपन्यास लिखता है। It's not a joke. यह कोई मजाक नहीं है। I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. मैं अकादमिक शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेता हूं, न कि पेन क्लबों और लेखकों की सभाओं में। I identify myself with the academic community. मैं अपनी पहचान शैक्षणिक समुदाय के साथ जोड़ता हूं। But okay if they, most people, have read only the novels. Laughs and shrugs. लेकिन ठीक है यदि उन अधिकांश लोगों ने केवल मेरे उपन्यास ही पढ़े हैं। हंसते हैं और कंधे उचकाते हैं। I know that by writing novels, I reach a larger audience. मैं जानता हूं कि उपन्यास लिखकर मैं एक बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच पाता हूं। I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. मैं लक्षण शास्त्र जैसे गंभीर विषय पर लिखे गए साहित्य के 10 लाख पाठकों की उम्मीद नहीं कर सकता। मुकुंद, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel.
मुकुंद कहते हैं कि यह बात मुझे मेरे अगले प्रश्न पर ले आती है। द नेम ऑफ द रोज एक अत्यंत गंभीर उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट ऑल्सो डाइव्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। एक स्तर पर यह एक जासूसी कहानी है, लेकिन यह तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास की गहराइयों में भी जाती है। Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? फिर भी इसे बहुत बड़ा जनदर्शक पाठक वर्ग मिला। क्या आप इससे थोड़े भी हैरान या चकित हुए? Umberto Eco No. Journalists are puzzled. And sometimes publishers. Umberto Eco कहते हैं कि नहीं, पत्रकार चकित होते हैं और कभी-कभी प्रकाशक भी। And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. और ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक यह मानते हैं कि लोगों को घटिया या हल्का साहित्य पसंद होता है और वे कठिन पठन अनुभवों को पसंद नहीं करते। Consider there are 6 billion people on this planet. सोचिए कि इस ग्रह पर 6 अरब लोग हैं। The name of the rose sold between 10 and 15 million copies. द नेम ऑफ द रोज की 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 10 से 15 मिलियन के बीच प्रतियां बिकी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं पाठकों के केवल एक बहुत छोटे प्रतिशत तक ही पहुंच सका। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। परंतु ये ठीक उसी प्रकार के पाठक हैं जो आसान या हल्के अनुभव नहीं चाहते हैं। और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। या कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी ईदर मायामी वाइस और इमरजेंसी रूम। मैं स्वयं भी रात के 9 बजे रात के खाने के बाद टेलीविजन देखना पसंद करता हूं और या तो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूं। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट, बट नॉट ऑल डे। मैं इसका आनंद लेता हूं और मुझे इसकी आवश्यकता भी है, परंतु पूरे दिन भर के लिए नहीं। Mukund, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? मुकुंद कहते हैं कि क्या इस उपन्यास की इस विशाल सफलता का इस तथ्य से कोई संबंध हो सकता है कि यह मध्यकालीन इतिहास की एक ऐसी अवधि से संबंधित था जो Umberto Eco, that's possible. Umberto Eco कहते हैं कि यह संभव है। But let me tell you another story, because I often tell stories like a Chinese wise man. लेकिन मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियां सुनाता रहता हूँ। My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. मेरी अमेरिकी प्रकाशक ने कहा था कि यद्यपि वह मेरी पुस्तक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसे एक ऐसे देश में 3,000 प्रतियों से अधिक बिकने की उम्मीद नहीं थी जहां किसी ने न तो कोई चर्च कैथेड्रल देखा है और न ही कोई लैटिन पढ़ता है। So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. इसलिए मुझे केवल 3,000 प्रतियों के हिसाब से अग्रिम भुगतान पेशगी दिया गया था, परंतु अंत में अमेरिका में इसकी 20 से 30 लाख 2 से 3 मिलियन प्रतियां बिकी।
A lot of books have been written about the medieval past far before mine. मुझसे बहुत पहले भी मध्यकालीन अतीत के बारे में ढेर सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं. I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. मैं मानता हूं कि इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य है. कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. मेरा मानना है कि यदि मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद लिखा होता, तो परिणाम ऐसा बिल्कुल नहीं होता. Why it worked at that time is a mystery. उस विशिष्ट समय पर इस पुस्तक ने ऐसा कमाल कैसे किया, यह एक रहस्य है. अगले वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे.